हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड का चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हम नाम से देख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है कोई भी हेट्रो एटम द्वारा बनी गई साइकिल। और जिस भी कंपाउंड में यह साइकिल जो हेट्रो एटम को लिए हुए है उपस्थित है, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं विषम चक्रीय यौगिक। और यह विषम जो एटम है, अणु है, यह कोई भी अणु हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है, जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है या नाइट्रोजन है। ये जो हेट्रो एटम्स हैं, ये बहुत अति महत्वपूर्ण कई तरह के उत्पाद बनाते हैं और ऐसे यौगिक ड्रग्स के सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए हमें इनको पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ऐसी यूनिट है जिसे हम आगे भी अगर हम एमएससी केमिस्ट्री करना चाहें या हम कहीं पर भी एज अ केमिस्ट हम जाएंगे ड्रग इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं वो हम देखेंगे तो उनमें ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं के कारण उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये जो हेट्रो एटम्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये अपनी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से यह औषधि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें इनको समझना और पढ़ना और इनकी केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम आगे जाकर कहीं पर भी सिंथेसिस के लिए या किसी रिसर्च इंडस्ट्री में R&D में हम इन फार्मा को ज्वाइन करते हैं या हम दवाई के किसी भी उसमें उतरते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, कहीं पर भी ये नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हमें विषम चक्रीय में यह देखना है कि उस चक्र में सदस्य कितने हैं। तो हम यह भी देखें कि वह 5 सदस्य है, 4 सदस्य है, 6 सदस्य है, 7 या 8 सदस्य है। तो इम्पॉर्टेंट जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो 5 मेंबर्ड रिंग्स विद हेट्रो एटम्स containing oxygen, sulfur and nitrogen and 6 membered rings। तो 6 मेंबर्ड है या 5 मेंबर है, एक तो हमें यह देखना है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनका नॉमेनक्लेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स कितने हैं, मोनो है, डाई है, ट्राई है, यह भी हमें देखना है। उनको हम कैसे नॉमेनक्लेचर इनका करते हैं यह भी देखना है। नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, जैसे हम उनको एजोल कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, थाया कहते हैं अगर सल्फर है, और ऑक्सा कहते हैं अगर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सा, थाया, एजा, ये अलग अलग हेट्रो एटम पर डिपेंड करता है कि उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो एक हम भूमिका बनाते हुए चलते हैं कि इस चैप्टर में हमें जो कुछ पढ़ना और समझना है उसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स हमको याद करने हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स के 3 कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं, जिसमें ऑक्सीजन है 5 सदस्य, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं फ्यूरेन। तो इसका जो ट्राइवियल नेम है वो है फ्यूरेन और IUPAC नेम है ऑक्सोल, ऑक्सा ओल। 5 मेंबर्ड के लिए हम जो सफिक्स लेते हैं वह ओल होता है, OLE। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे कोर्स में कंपाउंड है वह है थायोफीन, यानी अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर है और 4 कार्बन का एक रिंग बन रहा है जिसमें अनसैचुरेशन है 2, तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा थायोफीन और हम उसे कहेंगे थायोल। IUPAC नेम उसका रहेगा थायोल। थाया सल्फर के लिए और ओल 5 मेंबर्ड रिंग को बताता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स में जो कंपाउंड है वह है पायरोल। पायरोल को हम ट्राइवियल नेम है और IUPAC नेम होगा इसका एजोल। तो एजा और ओल यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग इज़ नोन एज एजोल। तो ये हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, इनके नाम, इनका नॉमेनक्लेचर, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें याद करना है। 6 मेंबर्ड रिंग होते ही यह INE
तो एजा और इन, एजीन IUPAC हो जाता है और ट्राइवियल नेम इस कंपाउंड का हो जाता है पिरीडीन। तो हमें ये चारों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनके नाम और किस तरह से हमें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, इसी को याद करते हुए हम आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पर जो हेट्रो एटम कंटेनिंग रिंग है, उसके ऊपर अगर हम एक बेंजीन रिंग को ऐड कर देते हैं तो कुछ डेरिवेटिव्स बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, और यह डेरिवेटिव्स ड्रग्स में और डाइज में और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी काम में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड्स का हम सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पायरॉल के साथ अगर हम बेंजीन की रिंग एक अटैच करते हैं तो हमें इंडोल मिलता है और हम इसको कहते हैं बेंजोपायरॉल। ये जो एक कंपाउंड है यह भी हमारे कोर्स में है। ये जितने कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं इन सभी की हमें सिंथेसिस आना चाहिए। इनको हम कैसे बनाते हैं, इनका नाम क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं और इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और इनकी कंपैरेटिव एसिडिटी और बेसिसिटी का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वह है हम इनके स्ट्रक्चर्स को समझें, याद करें, लिखें और लिख लिख के हम उन स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से याद कर लें। तो इंडोल जो है ये बेंजोपायरॉल कहलाता है। पिरिडीन के साथ अगर हम बेंजीन लगा देते हैं तो यह बन जाता है क्विनोलिन, और इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा बेंजोपायरिडिन। तो अल्फा और बीटा पर अगर बेंज लगता है और अगर अल्फा बीटा पर बेंजोपायरॉल नहीं लगकर ये पोजीशन इसकी बदल जाती है 3-4, तो हम नाइट्रोजन की यानी हेट्रो एटम से थर्ड पोजीशन पर जाकर बेंज लगता है तो हेट्रो एटम को हम 1 कहेंगे, उसके पास वाले कार्बन को हम 2 कहेंगे और 3 पोजीशन पर बेंजीन स्टार्ट होती है 3,4 बेंजोपायरिडिन। तो यह जो कंपाउंड है यह कहलाता है आइसोक्विनोलिन। तो हमें सबसे पहले इन सातों के स्ट्रक्चर्स और नाम याद करने हैं, नॉमेनक्लेचर को समझना है। ओल हम कहाँ कहते हैं, ईन हम कहाँ कहते हैं, इनके IUPAC नाम किस तरह से देते हैं, यह सब हमको आना चाहिए। और नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स के हिसाब से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मोनो, डाई या ट्राईएजा, मोनोऑक्सा या डाईऑक्सा या ट्राईएजा, जितने कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर हम देखते हैं इनके ऑर्डर हम किस तरह से, अगर ज़्यादा हेट्रो एटम्स हैं तो, अगर मिक्स्ड हेट्रो एटम्स हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए नाम देंगे, उसके बाद हम सल्फ़र के लिए नाम देंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के लिए नाम देंगे, उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद हम सिलिकॉन। तो हेट्रो एटम्स के अंदर नॉमेनक्लेचर रखते हुए मिक्स्ड हेट्रो एटम्स में इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। 6 मेंबर्ड के 5 मेंबर्ड के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे OLE लगता है, 6 मेंबर्ड के लिए हम देख रहे हैं एजीन, INE जो है वो सफिक्स लगता है। तो नॉमेनक्लेचर, और हमें टेबल्स दी गई हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, लेकिन ये 7 स्ट्रक्चर्स जिनका हमको सिंथेसिस और रिएक्शंस और रिएक्टिविटी इन सब का अध्ययन करना है, यह तो हमें आने ही चाहिए। और आगे के लिए अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें। जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो एक जनरल मेथड हम समझ लेते हैं कि 1,4 डाई कार्बोनिल, यानी ये जो पहला कंपाउंड हमें यहाँ नज़र आ रहा है 1,4 डाई कार्बोनिल, यानी C डबल बॉन्ड O 1 और 4 पोजीशन पर, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बदल बदल कर जब हम इससे कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं जिसमें अमोनिया है तो नाइट्रोजन वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको P4S7 के साथ ट्रीट करेंगे तो सल्फ़र इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम P4O10 ऑक्सीजन है ना, इसके साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो ऑक्सीजन। तो फ्यूरेन, थायोफीन और पायरॉल को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग कंपाउंड्स की अभिक्रिया कराकर, जिसमें नाइट्रोजन है या सल्फ़र है या ऑक्सीजन है। तो ये एक जनरल मेथड और जनरल एक स्ट्रैटेजी है। आगे जो हमें देखना है वह नेम सिंथेसिस है,
बहुत इम्पॉर्टेंट फिशर इंडोल सिंथेसिस है या स्क्रॉप सिंथेसिस है, यानी अलग अलग तरह के हेट्रो मॉलिक्यूल्स के लिए सिंथेसिस जो हैं वो बाय नेम सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस हैं जिनका हमको अध्ययन करना है क्रियाविधि के साथ और उन्हें हमें याद भी करना है। तो हम इन सबको अच्छी से समझेंगे, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे और फिर हम इनके सिंथेसिस और इनकी रिएक्शंस के बारे में भी समझेंगे।